नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। और आपके हिंदी विषय के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें इस समय जुड़ते हैं हम आपके पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्नोत्तरी से कि किस प्रकार से DSSB के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस आधार पर इस समय हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर इस श्रृंखला को। सोना मीना, सोनू वैष्णव, पलक खान, पीयूष शर्मा, ओम प्रकाश चालिया, रीठ का दामाद, नमस्कार भाई सभी के लिए, जय श्री कृष्णा। तो बात करते हैं सर, पहला क्वेश्चन है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? कौन से शब्द हैं जिनसे वचन की पहचान नहीं होती? साहब नूपुर कुमारी, गुड इवनिंग बेटा। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण, ठीक है ना, ये अलग अलग है, ठीक है ना। किससे हमें लगता है कि सर ये क्रिया है ना। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, ये आपको बताना है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण, किन से नहीं होती है सर, बताइए। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। अनुज, गुड इवनिंग बेटा। नूपुर कुमारी, ठीक है ना। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किन से नहीं होती है सर, बताओ, ठीक है ना। तो बिल्कुल वचन की पहचान नहीं होती है भैया, किससे? देखो, वचन की पहचान नहीं होती अव्यय या अविकारी शब्दों से। अव्यय कह लीजिए या अविकारी शब्दों से कह लीजिए, समझना इस क्वेश्चन को। वचन की पहचान नहीं होती अव्यय या अविकारी शब्दों से, क्योंकि अव्यय और अविकारी की परिभाषा ही ये है कि वे जिनका रूप लिंग वचन कारक काल इसके अनुसार परिवर्तित होता ही नहीं है। जब उनका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित होगा ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा तुम्हें कि स्त्रीलिंग के लिए आया है, कि पुल्लिंग के लिए आया है, कि एक वचन के लिए आया है, कि बहुवचन? केवल वचन के लिए नहीं है, लिंग के लिए भी है। लिंग का भी पता नहीं चलेगा, काल का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब में सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो वो है कौन कौन से? तो वो है साहब, तुम्हारे ध्यान रखेंगे 5 प्रकार है उसके। क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। क्या है? क्रिया विशेषण है। दूसरा आपका क्या है सर? समुच्चय बोधक है, ठीक है ना, समुच्चय बोधक है। तीसरा क्या है सर? आपके संबंध बोधक है, ठीक है ना, संबंध बोधक है। और चौथा क्या है? आपके विस्मयादि बोधक है। इन सबसे ही नहीं पता चलता है साहब, विस्मयादि बोधक है। और अंतिम है आपके निपात। इन सभी से नहीं पता चलेगा, एक दो की बात नहीं है, इन सभी से ही नहीं पता चलता है। तो क्रिया विशेषण है सर। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? इसमें पीयूष शर्मा, गुड इवनिंग सर। आर चंद्रा, नूपुर कुमारी, रॉकी जाट, बताइए किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा नहीं है, बेचान नहीं है, बेईमान नहीं है और बेवकूफ नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल, अब इनको लिख लेना, इन सबसे ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनका रूप परिवर्तित नहीं होगा तो इनसे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, ये बताना है सर, बताओ। मयंक द्विवेदी, बे उपसर्ग किसके अंतर्गत नहीं है? उपसर्ग के लिए पीछे की तरफ तुम्हें सार्थक शब्द चाहिए, ये बात हमारी हो चुकी है। चारा शब्द में बे उपसर्ग, ईमान शब्द में बे उपसर्ग, वकूफ शब्द में बे उपसर्ग, बेचान, बेचान में क्या हो जाएगा? बेचा आन प्रत्यय आपका लगा हुआ है। विष्णु, राधे राधे बेटा। देखो कई बच्चे इसमें डी कर रहे हैं, तो तुमने कहा कि सर देखो, तुम तो ये कहते हो कि अगर हमें उपसर्ग ढूंढना है तो पीछे की तरफ सार्थक शब्द होना चाहिए, ठीक है ना। उपसर्ग होगा तो पीछे की तरफ सार्थक शब्द होना चाहिए, तो बिल्कुल बात सही है। वकूफ शब्द है तुम्हारा, वकूफ। वकूफ का मतलब क्या होता है? ध्यान रखेंगे, वकूफ का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है ना। वकूफ का मतलब होता है बुद्धि। बेवकूफ घर वाले कह नहीं देते हैं तुमसे। योगी पाल, गुड इवनिंग सर। घर वाले कह नहीं देते हैं तुमसे, ये कहते हो ये तो, ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो बेवकूफ है। बेवकूफ मतलब बिना बुद्धि का है, बिना बुद्धि का है सर, ठीक है ना। क्या है? बेचान, अच्छा बेजान समझाने कि ये तो बिना बुद्धि का है। वकूफ का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है ना। हाँ भाई, ये बच्चे कह रहे हैं सर ये पहला। देखो वचन की पहचान नहीं होने का मतलब है, तो मैं वचन, वचन कहते हैं एक वचन बहुवचन, ठीक है ना, ठीक है ना, एक वचन बहुवचन। लिंग का मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। तो इनकी पहचान कैसे होगी? जैसे क्रिया है, अब क्रिया को मैं कहूं खाएगा तो तुम्हें पता चल गया कि सर एक वचन है। मैं कहूं खाएंगे, तुमने कहा सर बहुवचन है। तो क्रिया, जिन शब्दों का रूप बदल जाता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, तो उनसे तो पहचान हो जाएगी कि स्त्रीलिंग के लिए आया कि पुल्लिंग के लिए आया है, एक वचन के लिए आया कि बहुवचन के लिए आया। लेकिन जिनका रूप बदलता ही नहीं है, ना वचन के अनुसार, ना काल के अनुसार, ना लिंग के अनुसार, तो उनका कैसे पता चलेगा कि किसके लिए आए हैं, ठीक है ना। तो उसी के कहा जाता है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, तो वो होते हैं अव्यय शब्द। तो अव्यय ये 5 प्रकार के होते हैं, ये लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तो इनसे पता भी नहीं चलता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। वह बुलाता तो मैं जाता,
ठीक है ना, कौन सा है, ठीक है ना, तो कौन सा लग रहा है तुम्हें, वह बुलाता तो मैं जाता, संदिग्ध वर्तमान है, हेतु हेतुमत भूतकाल है, सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य भूतकाल है, ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, वह बुलाता तो मैं जाता, ठीक है ना, तो ये कौन सा काल लग रहा है सर आपको, वह बुलाता तो मैं जाता, संदिग्ध वर्तमान काल है, हेतु हेतुमत भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भूतकाल है, कौन सा है सर ये, ठीक है ना, हाँ भाई बताइए कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, वह बुलाता तो मैं जाता, कौन सा दिखाई दे रहा है, तो तुमने कहा कि सर ये तो हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा है ये, वह बुलाता तो मैं जाता, ठीक है ना, ये हेतु हेतुमत भूतकाल है, जब एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड करेगा, एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। पुष्मा साहनी, गुड इवनिंग सर, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, अथ शब्द दिया गया, अथ का विलोम क्या होगा, अंत, अध, इति और अर्थ, ठीक है ना, अथ शब्द दिया गया है, अथ का विलोम कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, अंत है, अध है, इति है और अर्थ है, हाँ भाई, अथ का विलोम, अर्थ पता होगा तो पर्यायवाची बता दोगे, अर्थ पता हो, सॉरी, अर्थ पता होगा विलोम बता दोगे, अर्थ पता होगा अनेकार्थक बता दोगे, सारी की सारी चीजें अर्थ पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है ना, अनुज, ठीक है ना, बिश्नोई, तो बिल्कुल अथ का मतलब होता है प्रारंभ, और इसका विलोम होगा इति सिद्धम, समाप्त के लिए। कौन सा शब्द इसके अंतर्गत तद्भव दिखाई दे रहा है, तद्भव यानी कि हिंदी भाषा का, कुमार, कंटक, खीर और कृष्ण, कौन सा शब्द इसके अंतर्गत तद्भव है, तद्भव मतलब जो हिंदी भाषा का है सर, ठीक है ना, जौन सा शब्द आपका इसके अंतर्गत हिंदी भाषा का दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है, तो कौन सा शब्द तद्भव है, कुमार है, सॉरी कुमार नहीं, कुमार, कंटक, खीर और कृष्ण, कौन सा होगा सर, ठीक है ना, तो कौन सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इस पे खूब बात हुई है, क्षीर शब्द है सर, क्षीर, क्षीर का तद्भव बनता है आपका खीर, ठीक है ना, ये तत्सम होता है क्षीर, इसका खीर, और सभी तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है, कुंतल, कच्छ, सिरोरू, सरोरू, केस का पर्यायवाची नहीं है, केस का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, कुंतल नहीं होगा, कच्छ नहीं होगा, सिरोरू नहीं होगा और सरोरू नहीं होगा। नेहा प्रजापति, मयंक द्विवेदी, बिश्नोई, पलक खान, फॉरेस्ट्री फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है भाई, हाँ जी, केस का पर्यायवाची कौन सा इसके अंतर्गत नहीं लग रहा है तुम्हें, कुंतल नहीं लग रहा है, कच्छ नहीं लग रहा है, सिरोरू नहीं लग रहा है और सरोरूह नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो कौन सा नहीं लग रहा है, तो केस कुंतल को कहते हैं, कच्छ को कहते हैं, सिरोरूह को कहा जाता है सिर पर उगने वाली रूह, ठीक है ना, सरोरू नहीं होता है, सरोरू किसको कहा जाता है, वृक्ष को कहा जाता है, सर का मतलब होता है तालाबों पर उगने वाली रूह, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, हाँ भाई, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ठीक है ना, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा ये आपको बताना है, उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, गलत बात है ये तो है, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, मुहावरे और लोकोक्ति आपके लिए बोनस का काम करते हैं, आसान है, आराम से आपके हो जाते हैं, ठीक है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। आगे बात करते हैं सर, परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, दोनों, प्रत्येक, थोड़ा और एक, ठीक है ना, हाँ भाई, परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, परिमाण का मतलब है मात्रा, ठीक है ना, परिमाण का मतलब क्या है, मात्रा, तो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है ये बताना है आपको, दोनों है, प्रत्येक है, थोड़ा है और हर एक है, क्या होगा, निहाल सिंह, अनम पारिक, ठीक है ना, कौन सा होगा, तो परिमाण बोधक, तो परिमाण का बोधक का सीधा सीधा क्वेश्चन करा करो, क्या है परिमाण बोधक के लिए, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तो इसके लिए प्रश्न किया करो कितना, तो कितना का उत्तर तो ये है, कितना, थोड़ा, ज्यादा, कम, ये इस प्रकार से। आगे आ जाइए सर, सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा आएगा, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, श्याम आया और मोहन चला गया, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, श्याम आया और मोहन चला गया, हाँ भाई, कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, देखो श्याम आया,
मोहन चला गया, और से जुड़ा हुआ है संयुक्त वाक्य, बस में खराबी थी इसलिए क्या हो गई दुर्घटना, संयुक्त वाक्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि, क्या हो गया संज्ञा आश्रित, क्या हो गया मिश्र वाक्य है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, तो सी इसके अंतर्गत बिल्कुल एक उद्देश्य है, एक विधेय है। मातृनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ए बी सी और डी। मातृनुमति शब्द दिया गया है और मातृनुमति शब्द का, गुरुजी अकेले अकेले चाय पी रहे, अरे अरे ठीक है ना, कितने मतलब पहले तो बढ़िया बालक रेख रहे, घर ते सरकारी स्कूलों में चाय बनवा लाए हैं, घर ते कोई अपने कुछ सामान बनवा लाए, अब तो अपने पी रहे जब भी नजर। पानी की बोतल है भाई साहब, पानी ना पी में है, ठीक है, हाँ भाई ठीक है ना। मातृनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है बेटा, पाप तो लगेगा या को तुम्हें, हाँ जी। मातृनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मातृधन अनुमति है, ठीक है ना, मातृधन अनुमति है, क्या होगा सर, मातृधन अनुमति है, ठीक है ना। क्या बनेगा, मातृधन अनुमति है, तो इसमें से स्वर निकालिए, री स्वर है और सामने लिखा हुआ है अनुमति, अनुमति, री के सामने असमान स्वर हो तो री को रा हो जाता है, मां ता और रा मिलकर के त्रा, और इसमें आ की मात्रा, मात्र अनुमति शब्द बनेगा, मात्र अनुमति, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे आ जाओ, कौन सा विलोम युग्म गलत है, हाँ भाई कौन सा विलोम युग्म गलत है। अब सॉरी का चुनाव तो बेटा पाप पड़ेगा, अब सॉरी का चुना है, हाँ ठीक है। सरकारी स्कूलन में कहे कोई छाछ लिया हो, करते कोई कछु लिया हो, हाँ भाई बताइए कौन सा विलोम युग्म गलत है, मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अल्पव्ययी और सम्मुख का विमुख, रॉकी जाट, ठीक है, हाँ जी। क्या पूछा गया है, कौन सा विलोम युग्म जो है वो गलत है, मूक का वाचाल है, संपन्न का विपन्न है, मितव्ययी का अल्पव्ययी है और सम्मुख का विमुख हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मूक गूंगा वाचाल सही है, संपन्न का विपन्न सही है, सम्मुख का विमुख सही है, मितव्ययी और अल्पव्ययी ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं सर। अरे विलोम ढूंढना था, उल्टा ढूंढना था। मूक गूंगा जो है वाचाल जो बहुत अधिक बोलता है, संपन्न जो संपन्न अवस्था में, विपन्न जिसके पास कुछ नहीं है, सम्मुख का विमुख हो गया, ठीक है ना। मितव्ययी और अल्पव्ययी ये तो एक समान, एक तरीके से क्या दे रहे हैं, समान अर्थ दे रहे हैं, इसका विलोम होगा अपव्ययी। अगला क्वेश्चन है, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य में आवश्यक घटक माने गए हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा जाता है। हाँ भाई बताइए क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत वाला बताना है सर। विष्णु प्रजापति, विष्णु ही, ठीक है ना। कौन सा कथन जो है वो यहां पर सही नहीं है, ए बी सी और डी। हाँ अव्ययी भाव कौन से में, हाँ जी। तो देखो कौन सा गलत है, ये इस प्रकार से ना वो तुमसे कई परिभाषाओं को पूछ सकता है, कई परिभाषाओं को पूछ सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये सही है बिल्कुल। अर्थ के आधार पर वाक्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल करते हैं। अर्थ के आधार पर विधानार्थक है, नकारात्मक, ठीक है ना, प्रश्नार्थक, कई बार करते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए, बिल्कुल आवश्यक है, इनके बिना वाक्य नहीं होगा। लेकिन क्रिया को उद्देश्य कहते हैं कि नहीं सर, कर्ता और कर्ता का विस्तारक, कर्ता और कर्ता का विस्तारक, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है, कर्ता और जो कर्ता का विस्तारक है, यहां से लेकर के यहां तक, ये तुम्हारे उद्देश्य कहलाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो शेष बचा हुआ है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा जाता है, ये बात गलत है इसमें। आगे आ जाइए, मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। प्रधान अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, बहुत से छात्र, ठीक है ना, बाजरे को चूरमा खिलाऊंगा, आ जाओ। अरे बाजरे को खिला, बुलाओ मत, भेज दो, चूरमा खराब ना हो, ठीक है ना, बुलाओ मत, वो चूरमा के ऊपर में महाऊं,
ठीक है ना। तो बीच में घर ही पर रहेगो, मैं घर ते ले आऊंगा। तुम चूरमा बनवाओ, मुझ पे एड्रेस ले भेज दो भाई, चूरमा खराब ना हो, एक आध दो दिन में ठंड वैसे है, ठीक है ना। बाजरे को बनवाओ, चून को बनवाओ, जैसा भी बांध के भेज दिए भाई, ठीक है। हाँ भाई ठीक है। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। बिश्नोई, मयंक द्विवेदी, बताओ सर कौन सा होगा सर, ठीक है ना। हाँ भाई कौन सा होगा, ठीक है ना। तो प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, बिल्कुल सही बात है। प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल क्या रहेगा सर, विद्यालय बंद रहेगा सर, ठीक है ना। हाँ भाई, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी, ये सरल वाक्य है। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी सरल वाक्य है सर, ठीक है ना। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा, ठीक है ना, ए इसके अंतर्गत है, ठीक है। ताजा अच्छा लगे तो फिर तो आना पड़ेगा, चलो भाई आ जाएंगे, ठीक है भाई। रीट का दामाद, तुम सिलेक्शन ले लो साहब फिर आ जाएंगे साहब, है ना। तुम सिलेक्शन ले लो फिर आ जाएंगे सर, ताजा अच्छा लगे तो। वैसे भी तुमने सभामनी फवामनी बोल रखी होगी, तो तुम सिलेक्शन ले लो फिर आ जाएंगे सर, है ना। तो आनो तो जब ही अच्छा लगे भाई, बिना बात को आते सही ना लगे। तो तुम जब सिलेक्शन ले लोगे तब हम आ जाएंगे। अशोक, ठीक है ना। हाँ भाई, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ, अनंपारिक, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना। हाँ भाई आ जाओ सर। तो चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से, आर चंद्रा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, है ना। तो देखो चोर ने, कर्ता कारक है इसमें, पर कर्ता के बारे में बोला नहीं गया है सर, ठीक है ना। धन के लिए संप्रदान कारक है, पर संप्रदान पूछा नहीं है, हटाओ। धारदार हथियार से, है ना। कई बच्चे कह रहे हैं साहब इसमें कर्ण कारक नहीं है, क्या नहीं है इसमें, कर्ण कारक नहीं है। तो भैया सुनो, कर्ण कारक नहीं है। धारदार हथियार से साधन का उपयोग किया गया है, कर्ण कारक क्यों नहीं है, बिल्कुल है कर्ण कारक। तो कर्ण हतय, तो इसको हटा दो। व्यवसायी की गर्दन संबंध कारक, संबंध भी है सर, क्या भी है, संबंध भी है, ठीक है ना। धड़ से अलग कर दी, अलग करना अपादान कारक भी है। इस और कोई बात और नहीं है इसमें, अधिकरण कारक कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। हाँ भाई, मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत और पदच्युत, बताइए जल्दी से। ठीक है भाई, सिलेक्शन ले लो फिर नो तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाएंगे। ब्राह्मण आदमी तक्षणा बिना नहीं जाएंगे, सब ध्यान रखिए बात है। हाँ ठीक है। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है सर, बताइए जल्दी से। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है ना। कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, ये पूछा है बिश्नोई। कर्ण है ना, तत्पुरुष लुप्त क्या होते हैं, लुप्त कारक तत्पुरुष समास होते हैं सर, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है। तो मन से माना हुआ कर्ण, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, तुलसी के द्वारा कथ, पदच्युत, पद से च्युत, इसका विग्रह करोगे तो होगा तो से ही, लेकिन च्युत का मतलब होता है अलग होना, और जहां पर अलगाव की स्थिति आ जाए, अलगाव की स्थिति जहां पर आ जाए, अलग होने का भाव जहां पर आ जाए, वहां पे तुम्हारा अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक या अपादान तत्पुरुष, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अर्थवेद की दृष्टि से कौन सा भिन्नार्थक युग्म का विकल्प सही है, सही वाला पूछा है, सही कौन सा है, ठीक है ना। सही वाला कौन सा है, बताइए जल्दी से, सही वाला पूछा है। हाँ भाई ठीक है। अरे हम चूरमा में पीछे काई बट रहे हो भाई, चूरमा में तेग वो क्या कर रहे हो, चूरमा में तो कोई पीछे ना हटे। हाँ भाई, रीट का दामाद, चूरमा में पीछे काई बटोगे, क्या बात है, हम ही ना कह रहे तुम पीछे हटोगे। चूरमा में कौन कह रहे हो, चूरमा में क्यों हट जाओगे पीछे। चूरमा में हटो भी मत भाई पीछे, ठीक है। हाँ भाई, राजस्थान जी के नहीं सर, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना। जलद, जल को देने वाला, कमल, जल में जन्म लेने वाला, हाँ भाई, जल को देने वाला बादल, उल्टा लिखा हुआ है, जलज कमल, गलत, ठीक है ना। अवधि, अवधि समय सीमा ये वाला है, अवधि एक भाषा ये वाला है, जिस क्रम में लिखे हुए उस क्रम में नहीं है साहब। देखो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के लिए एक बात और है कि जिस क्रम में पूछे गए हों उसी क्रम में लिखे होने चाहिए, उसी क्रम में।
ग्रह, इस ग्रह का मतलब आकाशीय पिंड होते हैं और इस ग्रह का मतलब घर। जिस क्रम में पूछे गए उसमें नहीं है, ठीक है ना। अपत्य, अपत्य का मतलब संतान होता है, अपथ्य का मतलब होता है जो भोजन बीमार के लिए उपयुक्त ना लगा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लगा हुआ ना हो। और इसके बाद होता है एक पथ्य, पथ्य कहते हैं जो बीमार के लिए उपयुक्त हो भोजन। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशिख, कोदंड, चाप और सरासन। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है। बताओ सर क्या होगा, ठीक है ना। कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं? विशिख, कोदंड, चाप और सरासन, ठीक है ना। बताओ जल्दी से, ठीक है ना। कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशिख है, कोदंड है साहब, ठीक है ना, चाप है और सरासन है। बताओ, ठीक है ना। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष किसके कहते हैं जानते हो क्या? धनुष किसे कहते हैं ना? धनुष बाण चलाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो कोदंड है, चाप है, सरासन भी इसका ही है। सर का मतलब होता है बाण और सामने लिखा हुआ है आसन, जिस पर बाण विराजमान होता है, तो धनुष ही है ये। विशिख क्या है? बाण का पर्यायवाची। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, मयंक द्विवेदी। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? गुड इवनिंग सर। मृत्युंजय यादव, हाँ जी बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। नूपुर कुमारी, हरितिमा, आध्यात्मिक, हथनी और पुनरावलोकन, ठीक है ना। हाँ भाई, शुद्ध शब्द कौन सा है? हरितिमा है, आध्यात्मिक है, हथनी है और क्या दिया गया? पुनरावलोकन दिया गया है। कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द? हाँ जी, तो हरितिमा गलत है बेटा। हरितिमा में हरी बड़ी की मात्रा आती है, हरितिमा, इसका मतलब होता है हरापन। जैसे होता है ना कि भाई देखो हरियाली छा गई है चारों ओर, हरापन। आध्यात्मिक, एक प्रत्यय लग गया, याद रखेंगे यदि किसी शब्द के पीछे आ, ई या एक अयन, आयन, इनमें से कोई प्रत्यय लगेगा तो मात्रा पहली बड़ी हो जाएगी, आध्यात्मिक शब्द बनेगा, आध्यात्मिक। हथनी सही है बिल्कुल। पुनरावलोकन गलत है। क्यों गलत है? पुनर शब्द है, किसमें लगा हुआ है? अवलोकन शब्द में लगा हुआ है भैया, अवलोकन में लगा हुआ है। रा आ से जुड़ेगा तो रा पूरा हो जाएगा, रा। पुनरवलोकन क्या शब्द बनेगा? पुनरवलोकन शब्द बनेगा, पुनरवलोकन, ठीक है। हाँ भाई, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत बताना है। हाँ मृत्युंजय, बिल्कुल आध्यात्मिक होता साहब, बिल्कुल क्या होता? आध्यात्मिक होता। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। दीपा यादव, रचना, रचनाकार, कल से सब ऐड कर लेंगे, है ना। हाँ भाई, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला बताना है सर। कौन सा कथन इसके अंतर्गत सही नहीं है वो बताना है, गलत वाला कौन सा है। हाँ जी, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ये बताना है, तो बताओ। तो देखो, भाववाच्य केवल अकर्मक में होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, बिल्कुल। प्रेरणार्थक, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, प्रेरणा द्वारा किसी दूसरे से करवाएगा। माँ पिताजी से सामान मंगवाती हैं, खुद नहीं ला रही हैं, तो सामान कर्म है। कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है ना। कर्म वाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों में होगा, नहीं साहब। कर्म वाच्य केवल और केवल किस में होगा? सकर्मक में होगा, अकर्मक में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? अकर्मक में। क्यों नहीं होगा? बिना दूल्हे की बारात नहीं जाएगी साहब। जहाँ कर्म ही नहीं है तो वहां कर सकर्मक तो बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। जहाँ कर्म ही नहीं है वहां सकर्मक तो बोल ही नहीं सकते हो, बिना दूल्हे की बारात नहीं जाएगी। सा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? इचयू शानाम तालु, ये कौन सा सा है? ये तालव्य सा है। आगे आ जाइए। अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी है? जठराग्नि है, बड़बाग्नि है, दावाग्नि है। हाँ भाई, और दावानल है। हाँ भाई, रीठ का दामाद कहां से साहब? भैया बताइए एक बार कहां थे। हाँ जी बताओ जल्दी से एक बार, ठीक है ना। अन्न को पचाने वाली अग्नि, ठीक है ना, जठराग्नि है, बड़वाग्नि है और दावाग्नि और दावानल है, ठीक है ना। बताओ अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी क्या होगी, ठीक है ना। हाँ भाई, अन्न को पचाने वाली अग्नि, ठीक है ना। दावानल किसको कहते हैं? दावानल कहते हैं, डी आंसर कर रहे हैं। दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाली अग्नि को, दावानल कहा जाता है जंगल में लगने वाली अग्नि को, ठीक है ना। हाँ भाई, दावानल कह दो या दावाग्नि कह दो, एक ही बात है। बड़वाग्नि समुद्र की अग्नि को कहा जाता है, ये दोनों एक ही बात है। जठराग्नि, जठर ग्रंथि होती है ना पेट में। अच्छा साहब एम एस जी गोली, ये तो मुझे ध्यान था साहब, नई बात बताते।
हाँ भाई ये तो मुझे पता था, ठीक है ना, जठराग्नि, जठर ग्रंथि, पेट में लगने वाली अग्नि। हाँ भाई आगे आ जाओ। इंद्र के सारथी का नाम क्या है? इसके लिए एक शब्द, यमल, चंपू, गीत और मातली, बताओ जल्दी से, ठीक है ना। हाँ भाई इंद्र के सारथी, इसके लिए एक शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा? यमल है, चंपू है, गीत है और मातली है, ठीक है ना। इंद्र के सारथी, सारथी मतलब जो रथ को हाँकता है उसे क्या बोला जाता है सर? ठीक है ना, रथ को जो हाँकता है उसे क्या बोला जाता है? इंद्र का जो सारथी है जो उसके रथ को हाँकेगा उसको क्या बोलते हैं सर, बताइए? मातली, बिल्कुल। यमल कहते हैं जुड़वा भाइयों को। चंपू किसे कहा जाता है? चंपू कहा जाता है एक ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो। गीत जानते ही हो, मातली है इसके नाम, मातली है सर, ठीक है ना। किस शब्द की संधि सही है? ठीक है ना, होमवर्क में रख लो सर, टाइम हो गया है, ठीक है ना, कमेंट में रख देना। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, वो सारी चीजें कमेंट में रख देना सर। देखिए सर पहला क्वेश्चन यहां पर लिया गया है, क्या है सर? पहला क्वेश्चन आपका यहां पर है कि किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? क्या पूछा गया आपसे? किस क्रम के अंतर्गत भाववाचक कृत प्रत्यय है? रटंत में है, पियक्कड़ में है, लुटेरा में है और चालाक में है, ठीक है ना। हाँ भाई पलक, एसएससी, जय हिंद सर, जय हिंद, ठीक है ना। कौन से किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? यानी कि दोनों ही बातें होनी चाहिए। अनुज नमस्कार बेटा, देखो भाववाचक भी होना चाहिए और कृत भी होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, भाववाचक भी होना चाहिए और कृत भी होना चाहिए। रटंत में है, पियक्कड़ में है, लुटेरा में है और चालाक में है, कौन सा इसके अंतर्गत होगा? किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कृत का मतलब है जो क्रिया या मूल धातुओं के साथ जुड़ते हैं, सबसे पहली बात तो हो गई। कृत का मतलब है जो क्रिया या मूल धातुओं के पास जुड़ते हैं। तो देखो ये रटना बिल्कुल क्रिया है, पियक्कड़ पीना बिल्कुल क्रिया है, लूटना, लूटना से बना हुआ है, बिल्कुल क्रिया है, चलना, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना। हाँ भाई ये चालाक, ठीक है ना, ये क्या बन गया? चालाक बना हुआ है। और उसने बोला है भाव का वाचक होना चाहिए, तो भाव का वाचक तो देखो पियक्कड़ आदमी, लुटेरा व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, ठीक है ना, चाल से बना हुआ है, चालाक, चालान से नहीं है, ये चाल से बना हुआ है चालाक, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन ये तीनों के तीनों किसी व्यक्ति के अर्थ का बोध करा रहे हैं, व्यक्ति के अर्थ का। रटंत जो है वो भाव के अर्थ का बोध करा रहा है। गौर से देखिए सर, पियक्कड़ आदमी, लुटेरा व्यक्ति, चालाक लड़का, सभी के सभी किसी व्यक्ति के अर्थ का बोध करा रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो सभी के सभी यहां पर किसी व्यक्ति के अर्थ का बोध करा रहे हैं, किसी नाम के अर्थ का बोध करा रहे हैं। रटंत भाव है, रटंत भाव है, तो ये सारे के सारे तीनों मिलकर क्या है? ये कर्तावाचक है भाई साहब। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कर्तावाचक, ठीक है ना। ये क्या है? ये कर्तावाचक है, ठीक है ना। तो ये रटंत तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ए इसके अंतर्गत आपका आंसर होगा। क्या होगा भैया? ए इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आविर्भाव, अभिव्यय, आविर्भाव और आविर्भाव, क्या होगा? ठीक है ना, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। शब्द शुद्धि से लिया गया भैया, किससे लिया गया? मिष्टी कछुआ, जय श्री कृष्ण साहब, ठीक है ना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, कौन सा होगा? ठीक है ना, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, कौन सा इसके अंतर्गत होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है, कौन सा होगा? ठीक है ना। हाँ भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे। तो आविर्भाव कैसे लिखा जाता है? तो आविर्भाव ये तो सीधा सीधा संधि में पढ़ा था हमने, रूत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आविधन भाव है, आविधन भाव है, विसर्ग के बाद ये दिखा है और उससे पहले ई है, तो विसर्ग को क्या होगा? रा होगा, आविर्भाव, सी इसके अंतर्गत आंसर बनेगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ग्रीवा, दक्षिणा, हड्डियों और मनोकामना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा सर? ठीक है ना। हाँ भाई, वैशाली राणा, तनु, ठीक है ना, शिवाज, पलक, कोमल कश्यप, दीपा यादव, मेघा। क्या पूछा गया है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ग्रीवा है, दक्षिणा है, हड्डियों है और मनोकामना हो जाएगा, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ग्रीवा, दक्षिणा, हड्डियों और मनोकामना, कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, कौन सा इसके अंतर्गत होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ए आंसर कर रहे हो, बी आंसर कर रहे हो, सी इसके अंतर्गत आंसर कर रहे हो, डी इसके अंतर्गत आंसर कर रहे हो, तो ध्यान देंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो ग्रीवा है भैया। पहली बात तो क्या है कि ग्रीवा शुद्ध है, ठीक है ना। अच्छा, दक्षिणा क्यों नहीं है गुरुजी? दक्षिणा क्या होता है? दक्षिणा होता है, ठीक है ना, हम ब्राह्मण आदमी है तो हमें तो ये तो पता होगा कि दक्षिणा कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। हड्डियों में ये आधा डे आएगा, एक आधा डे आएगा, एक पूरा आएगा। मनोकामना गलत है,
ध्यान रखेंगे विसर्ग संधि जब भी मैं तुम्हें पढ़ाता हूं सबसे पहला विसर्ग संधि के अंतर्गत ये सत्व विसर्ग में सबसे पहला नियम यही लिखवाता हूं। क्या कहता हूं, ध्यान रखेंगे कि विसर्ग के पश्चात यदि तुम्हें का या पा में से कोई वर्ण दिखाई दे जाए तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक है ना, ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये शब्द था तुम्हारा मनः कामना। ठीक है ना, मनः कामना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द बनेगा तुम्हारा मनः कामना ही बनेगा। ठीक है, और भी शब्द है कि गुरु जी वैसे ही पागल बना रहे हो, और भी हैं। अधाधन पतन है, अधो पतन नहीं बनेगा, अधो पतन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, अध पतन ही बनेगा, अध पतन ही बनेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आ गई ये बात समझ में? इसको लिख लेंगे सर, इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, रीत का दामाद, राधे राधे सर। ठीक है ना, हाँ भाई दीपा यादव, हाँ जी हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। प्रत्यक्ष शब्द दिया गया है, प्रत्यक्ष का विलोम बता दीजिए सर, कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्ष शब्द है और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अभिमुख, समीप, सम्मुख और परोक्ष। प्रत्यक्ष शब्द और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा ये बताना है सर। ठीक है ना, प्रत्यक्ष शब्द और प्रत्यक्ष का विलोम बता दीजिए क्या होगा। ठीक है ना, अभिमुख है, समीप है, सम्मुख है, सम्मुख हो जाएगा, और परोक्ष इसका अंतर्गत हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा ये तो संधि से बना हुआ है। ठीक है ना, प्रतिधन अक्षी है साहब, प्रतिधन अक्षी मतलब आंखों के सामने। ठीक है ना, इसका विलोम होगा परोक्ष, यानी कि आंखों के पर। ठीक है ना, परोक्ष। सम्मुख, सम्मुख का होगा विमुख। ठीक है ना, सम्मुख का होगा विमुख। ठीक है ना, समीप का दूर हो जाएगा। आगे आ जाइए, संगीत में एक ही सुर को दुगने या चौगने सुरों में दोहराने की क्रिया। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रलाप, संलाप, विलाप और आलाप। है, संगीत में एक ही सुर को दुगने चौगने राग में तुम आलाप रहे हो, तो उसको दोहराने की जो क्रिया है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा? हाँ भाई, हाँ भाई, क्या होगा? प्रलाप होगा, ठीक है, संलाप होगा, या उसको क्या बोला जाएगा, विलाप बोला जाएगा, या आलाप बोला जाएगा। हाँ भाई, संगीत में एक ही सुर को दुगने या चौगने सुरों में जो दोहराने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आलाप। कहते नहीं है, सीधा सीधा नहीं कहते, अरे क्यों राग अलाप रहा है, क्यों राग अलाप रहा है, इस प्रकार से। ठीक है ना, आगे आ जाओ सर। किस क्रम में प्रा उपसर्ग नहीं है? किस क्रम में प्रा उपसर्ग नहीं है ये आपसे पूछा गया है। किस क्रम में प्रा उपसर्ग नहीं है ये आपसे पूछा गया है सर, बताइए जल्दी से। ठीक है ना, हाँ भाई, किस क्रम में प्रा उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है, बताओ जल्दी से। हाँ भाई बताइए, किस क्रम में प्रा उपसर्ग नहीं है, बताओ जल्दी से। ठीक है ना, प्रा उपसर्ग नहीं है, तो देख लिए सर कैसे होगा। तो प्रा उपसर्ग नहीं है ये बात होनी है सर। ठीक है ना, किस क्रम में प्रा उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है सर। आपने ये आंसर बोल दिया था, हाँ। तो प्रा उपसर्ग किस में नहीं है? तो देखो अलग अलग आंसर कर रहे हो, तो देखिए सर बात करते हैं किस में नहीं है। तो देखो तुम्हें एक बात बताया कि उपसर्ग के बाद में शब्द होता है साहब। क्या होता है? उपसर्ग के बाद में शब्द होता है। उपसर्ग के बाद में क्या होता है? शब्द होता है, ये तुम्हें बताया है। उपसर्ग होता है और उपसर्ग के बाद शब्द होता है, ये तुम्हें बताया है। बताया कि नहीं? हाँ सर बताया। तो ध्यान देंगे आप सब, ये प्राध्यापक लिखा हुआ है, ये प्राधन अध्यापक से बना हुआ है, प्राधन अध्यापक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्राधन अध्यापक, दीर्घ संधि हुई है। प्रसिद्धि, प्राधन सिद्धि से। सिद्धि शब्द का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? तो तुमने कहा सर बिल्कुल जानते हैं सिद्धि का मतलब। सिद्धि का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? तुमने कहा सर बिल्कुल जानते हैं सिद्धि का मतलब। प्रभा, ठीक है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? तुमने कहा सर बिल्कुल जानते हैं हम। प्रधन वहा होता है। प्रकाश, काश शब्द नहीं है ये, प्रकाश पूरा के पूरा सार्थक शब्द है। बाह का मतलब बहना होता है। ठीक है ना, प्रकाश पूरा के पूरा शब्द है तुम्हारे यहाँ पर। ठीक है ना, डी आंसर हो जाएगा। इसमें कोई उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। दामिनी का पर्यायवाची चपला, नंदिनी, तरणी और सरिता। बाह का मतलब है बहन करना, बहना। हाँ भाई बताइए जल्दी से। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा। ठीक है ना, दामिनी शब्द दिया गया है, दामिनी का पर्यायवाची बताना है। चपला, नंदिनी, तरणी और सरिता, क्या होगा सर? ठीक है ना, बताओ।
दामनी का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा सर? ठीक है ना, दामनी शब्द और दामनी का पर्यायवाची क्या होगा? तो दामनी किसे कहा जाता है? तो दामनी बेटा बिजली का पर्यायवाची विद्युत। चपला, नंदिनी बेटी का पर्यायवाची बेटी। तरणी, तरणी किसे कहते हैं? नाव को कहा जाता है। और सरिता नदी का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची। सरिता किसका पर्यायवाची है? नदी का है। अरे दामिनी, विद्युत, बिजली, चपला, चंचल, चंचला, सॉरी चंचल नहीं, चंचला इसके पर्यायवाची है तड़ित जन, ठीक है ना, तड़ित, ठीक है ना, ये हो गए। तो क्या हो जाएगा? सरिता नदी का पर्यायवाची है। आगे आ जाओ, मैं कंफ्यूज हूं, कोई बात नहीं है, अर्थ है बेटा, प्रैक्टिस से आते हैं, नोटबुक लेकर के बैठा करो, जो शब्द नया मिले उसके अर्थ अपने लिखते हुए चला करो। आगे आ जाते हैं सर, किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थवेद है? कलश और कुलिस शब्द दिए गए, इनका सही अर्थवेद बताना है, किसमें सही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कलश और कुलिस हैं, इनका सही अर्थवेद बताना किसमें है? गड़ा कुटिल, वज्र कठोर, गड़ा वज्र और लोटा अत्याचारी, किसमें होगा सर? बताओ, ठीक है ना। कलश और कुलिस शब्द युग में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, शब्दों का जोड़ा उच्चारण लेखन में एक समान लगेगा, अर्थ कैसे हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। अर्थ कैसे हो जाएंगे? तो तुमने कहा सर अर्थ हो जाएंगे भिन्न भिन्न, ठीक है ना। अर्थ कैसे हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ये कहा है तुमने, तो ठीक है ना। तो कलश किसे बोलते हैं? कलश बोलते हैं सर किसको? घड़े को बोला जाता है, ठीक है ना। तो घड़ा यहाँ भी है, यहाँ भी है। और कुलिस, कुलिस का मतलब क्या होगा? कुलिस किसे कहा जाता है? ठीक है ना, कुलिस कहा जाता है कठोर को, ठीक है ना। हाँ भाई, कुटिल को, किसको? वज्र को कहा जाएगा। किसका है? वज्र का पर्यायवाची है। किसका है सर? वज्र का पर्यायवाची है, कठोर नहीं है। पुलिस हाँ वज्र का पर्यायवाची है, ठीक है ना। गढ़े का हो गया और वज्र का हो गया। कलश का मतलब तो गढ़ा है, बी तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है ना। और पुलिस का मतलब वज्र होता है सर। आगे आ जाइए, परिचारक किसका पर्यायवाची शब्द होगा? सेवक, चालक, वाहक, धावक। परिचारक जो है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हाँ भाई, परिचारक जो शब्द दिया गया परिचारक, परिचारक किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हाँ भाई, परिचारक शब्द दिया गया है, परिचारक किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सेवक का हो जाएगा, चालक का हो जाएगा, वाहक का हो जाएगा या धावक का हो जाएगा? परिचारक, ठीक है ना। परिचारक किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो परिचारक किसका है? परिचारक कहते हैं बेटा, परिचारक किसका पर्यायवाची है? परिचारक कहते हैं अनुचर, सेवक, किंकर, नौकर, दास, परिचर, ये उसके पर्यायवाची है। सेवक, ये आंसर हो जाएगा। अर्थ का महत्वता है, अर्थ जितने शब्दों का पता है उतना हमें पता है। उतार किस प्रकार की संज्ञा है? अर्थ पता होना चाहिए अधिक से अधिक शब्दों का, जितने अधिक शब्दों का अर्थ हमें पता है उतना हमारे लिए बेहतर है। फिर हम पर्याय भी बता देंगे, विलोम भी बता देंगे, अनेकार्थक भी बता देंगे, हम सब काम कर देंगे। उतार किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, ठीक है ना। सेवक होता है, बिल्कुल दीपा यादव, ठीक है ना। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है और पदार्थवाचक है सर। हाँ भाई, उतार शब्द दिया गया है, उतार किसका, किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है ना। हाँ भाई, किस प्रकार की संज्ञा है? तो उतार किस प्रकार की है? जाति तो है नहीं, कोई समूह के अर्थ का बोध नहीं करा रही, जाति नहीं है तो पदार्थ भी नहीं है, व्यक्तिवाचक है नहीं, भाववाचक है, भाव है केवल। उतार, उतार क्या है? केवल भाव है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर जाओ, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना। अंक भरना, अंक भरने का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है ना, अंक भरना, अंक भरने का अर्थ क्या हो जाएगा ये बताना है सर। हाँ भाई, अंक भरना, अंक भरने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना और मूर्ख बनाना। हाँ भाई, अंक भरना, अंक भरने का अर्थ क्या हो जाएगा? रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना, मूर्ख बनाना, ठीक है ना। अंक भरना क्या होगा सर इसका अर्थ बताइए, ठीक है ना। अंक भरना, तो अंक भरने का मतलब है, बिल्कुल अंक भरने का मतलब है गले लगाना। क्या हो जाएगा? गले लगाना, ठीक है। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? ठीक है ना, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है ये बताना है आपको। अधिपति, अध्याहार, अधिभार और अधिक, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है सर, ठीक है ना। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधिपति में नहीं है, अध्याहार में नहीं है, अधिभार में नहीं है और अधिक में नहीं है।
ठीक है ना। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधिपति में नहीं है, अध्याहार में नहीं है, अधिभार में नहीं है और अधिक में नहीं होगा। किस में नहीं होगा बताइए जल्दी से। ठीक है ना। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? तो बिल्कुल देखो, पति में अधि उपसर्ग है, अध्याहार, अधि धन आ धनहार, ठीक है ना, बिल्कुल है साहब। ठीक है, अधिभार, अधि उपसर्ग है, अधिक, ठीक है। इसमें ये पूरा के पूरा शब्द है। पीछे देखो बी कई बच्चे आंसर कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, हमेशा पीछे हमें सार्थक शब्द चाहिए होता है। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि पीछे की तरफ हमें क्या चाहिए होता है? सार्थक शब्द चाहिए होता है। ठीक है ना, सार्थक शब्द चाहिए होता है पीछे की तरफ। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। तो अधि धन आ धन हार, ठीक है ना, अध्याहार बनेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। बी नहीं है, बी में पीछे शब्द है, डी में नहीं दिख रहा है सार्थक शब्द। ठीक है ना, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो नया आया हो। प्राचीन, अर्वाचीन, नवीन और नवागत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लिया गया है। जो नया आया हो उसको क्या बोला जाता है? प्राचीन है, अर्वाचीन है, नवीन है और नवागत है। हाँ भाई, जो नया आया हो उसको क्या बोला जाता है? प्राचीन बोला जाता है, अर्वाचीन उसको बोला जाता है, ठीक है ना, नवीन उसको बोला जाता है और नवागत उसको बोला जाता है। ठीक है ना, बताइए, जो नया आया हो, जो नया आया हो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है ना, जो नया आया हो उसको क्या बोला जाता है? तो जो नया आया हो, देखो सी आंसर कर रहे हैं बेटा। सभी शब्दों का अर्थ दो। नवीन का मतलब तो नया है, नवीन का मतलब तो नया है। ये क्या है? नवागत, ठीक है ना, नव धन आगत है, ठीक है ना, नव आगत, आ और आ मिलकर के आ, जो नया आया हो। ठीक है ना, जो नया आया हो वो क्या है? नवागत है सर। जो नया आया हो उसको क्या बोले जाते हैं? नवागत बोलते हैं सर। ठीक है ना, नवागत। सिर से लेकर के पैरों तक, ठीक है ना, सिर से लेकर के पैरों तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत, आपाद मस्तक, नतमस्तक और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है ना, सिर से लेकर के पैरों तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत होगा, आपाद मस्तक होगा, नतमस्तक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा सर? हाँ जी, क्या होगा? सिर से लेकर के पैरों तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत है, आपाद मस्तक है, नतमस्तक है और क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है ना, तो सिर से लेकर के पैरों तक बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक हो जाएगा। आपाद मस्तक बी है। ना आ पाए ना मैं आ सका, इसका वाक्य का प्रकार बताना है। ठीक है ना, ना आ पाए ना मैं आ सका, इसका वाक्य का प्रकार बताना है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और संयुक्त मिश्र वाक्य है। ठीक है ना आ पाए ना मैं आ सका, इस वाक्य का प्रकार आपको बताना है। ठीक है ना, इस वाक्य का प्रकार आपको बताना है। क्या होगा? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य इसके अंतर्गत होगा या संयुक्त मिश्र वाक्य इसके अंतर्गत होगा। ठीक है ना आ पाई ना मैं आ सका, कौन सा है सर इसके अंतर्गत बताइए? ठीक है ना, हमने क्या बोला? ना आ पाए ना मैं आ सका, ना आ पाई ना मैं आ सका, तो ना आ पाई इतना कहकर के हमें रुकना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी, हाँ भाई, सरल वाक्य नहीं है ये, मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य, सी। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना और सिर पड़ना। ठीक है ना, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? सिर खपाना है, सिर नीचा होना है, ठीक है, और सिर खाना है और सिर पड़ना है। कहते नहीं कि वो तो मेरे सिर पड़ गया, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं ना, सिर पड़ गया वो तो मेरे। हाँ, ऐसे ही सिर खपाना। अवांछित संवाद का अर्थ क्या होगा? हाँ जी, तो अवांछित संवाद का मतलब क्या होता है? तो कहते नहीं है कि ये वो तो मेरा दिन भर आज पूरे दिन मेरे साथ रहा और मेरा तो सिर खा गया, वो सिर खपा दिया उसने। तो सिर खपा दिए का मतलब है सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना। ठीक है ना, सिर खाना है। ठीक है ना, सिर खपाने का मतलब तो खुद प्रयासरत रहना। सिर खपाने का मतलब तो इस चीज में मैंने सिर खपाया अपना, और सिर खाने का मतलब है कोई आदमी मुझसे अवांछित संवाद कर रहा है। सी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तने का पर्यायवाची है? रात, अंगज, सागर, पत्नी। तने का पर्यायवाची इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा?
रात हो जाएगा, अंगज हो जाएगा, सागर हो जाएगा। कौन सी बुक से तैयारी करें? भाई देखो ऐसे अलग अलग बुक जाओगे तो कोई ऐसी पर्टिकुलर एक बुक नहीं है कि जिससे साहब तुम्हारा सब हो जाएगा, ठीक है ना। खुद सबकी बुक ये है ना, यही बुक है जो ये सीरीज चल रही है, इससे जुड़े रहो। एक एक शब्द का अर्थ तुम्हें बताते हुए चलता हूं। तुम्हारे जितने प्रीवियस ईयर हुए वो सबके क्वेश्चन कंगाल रखे, उनके हिसाब से मैं करवाता रहूंगा। यही बुक है, नोटबुक बना लो और इनको लिखते चलो। एक बुक कोई भी ऐसी नहीं है, ठीक है। अर्थ अर्थ होता है, पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक, इनका अर्थ होता है, ये प्रैक्टिस से आते हैं, रटे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तने का पर्यायवाची, तने कहते हैं बेटे को, रात नहीं है, सागर नहीं है, पत्नी नहीं है, ये है बेटे का पर्याय। अंग धन जय, यानी कि अंग से जन्म लेने वाला, जो हमारे अंगों से जिसने जन्म लिया है, ठीक है ना, उसको अंगज पुत्र को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्षिति, ठीक है ना। वसुंधरा का पर्यायवाची क्षिति, रत्नाकर, कलाधर और बेशर, ठीक है ना। वसुंधरा शब्द दिया गया और वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? क्षिति, रत्नाकर, कलाधर और बेशर, ठीक है ना। तो वसुंधरा, वसुंधरा का पर्यायवाची कौन सा है? ये वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कलब, कलब शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। जो दान करता रहता है, सबसे श्रेष्ठ या हाथी के बच्चे को कहा जाता है जाना माना उपाय, ठीक है ना। हाँ भाई, कलब शब्द का के लिए एक वाक्य बताइए। जो दान करता है, सबसे श्रेष्ठ जो है हाथी के बच्चे को बोला जाता है जाने माने उपाय को कलब बोला जाता है। कलब किसको बोला जाता है ये बताना है सर। YouTube पर टॉपिक वाइज मैं ही स्टार्ट करूंगा 1-2 दिन में बस, ठीक है। पूजा वर्मा, तो कलब शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा हो जाएगा? थ्योरी के लिए पढ़ना है तो आपकी, तुमको बताया मैंने कितने 1:30 बजे क्लास चल रही है। कलब हाथी के बच्चे का है सर, हाथी के बच्चे को बोला जाता है। कलब किसको बोला जाता है? ठीक है ना, हाथी के बच्चे को बोला जाता है। सबसे श्रेष्ठ हाथी का बच्चा जो होता है उसको कलब बोला जाता है। कलब, कितने बढ़िया बढ़िया शब्द में छांट करके लेके आता हूं, इनको नोट कर लिया करो, बस इतना ही काम करना है तुम्हें इतना ही काम करना है, इनको नोट करना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए आयताकार वर्गाकार जो छोटे छोटे भाग हैं वो क्या कहलाते हैं? आयताकार भाग। खेतों में, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या जो आयताकार भाग बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, मेड़ों से जो बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार जो भाग हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ठीक है ना, तो छोटे छोटे बनाए गए जो भाग हैं वो क्या कहलाते हैं? क्यारी कहलाते हैं, क्यारी। मंथर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अब ये हमें मंथर का अर्थ पता होना चाहिए। जो बच्चे कह रहे थे ना अभी कि सर हमें ये याद नहीं होंगे कैसे करने, कौन सी बुक, ये तुम्हें अर्थ याद होना चाहिए। अर्थ याद होगा तो उल्टा बता दोगे। मंथर का अर्थ होता है धीमा। मंथर का अर्थ क्या होता है सर? धीमा होता है। तो इसका विलोम हो जाएगा द्रुत। द्रुत का मतलब होता है तीव्र। द्रुत का मतलब क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा सर, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना, द्रुत का मतलब तीव्र हो जाएगा। आगे आ जाइए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। कहां रख दोगे? कमेंट्स के अंतर्गत रख दोगे, ठीक है ना, कमेंट्स के अंतर्गत रख दोगे। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? पढ़ना, हंसना, लिखना और खाना, अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? एक बच्चा कह रहा है सर पेड बैच में केवल एमसीक्यू कराओगे कि थ्योरी? बेटा थ्योरी होती है पेड बैच के अंतर्गत, है ना, थ्योरी होती है, एमसीक्यू भी होते हैं, पर मेन जो उद्देश्य टारगेट रहता है वो थ्योरी का रहता है ना, थ्योरी का रहता है। जिन बच्चों वो नहीं होते कि जैसे पहली बार जो पढ़ रहे होते हैं उस हिसाब से इनको थ्योरी करनी होती है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में विकल्पों में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? पढ़ना, हंसना, लिखना और खाना। अकर्मक जिसके अंतर्गत कर्म नहीं है, ये पूछा गया है, अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो पढ़ना, तो देखो क्या के द्वारा प्रश्न हो जाता है सकर्मक से, ये ध्यान रखो। क्या के द्वारा प्रश्न हो जाता है सकर्मक से, क्या के द्वारा प्रश्न हो जाता है सकर्मक से। और उसके बाद देखिए आपका लिखना है, खाना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये सभी क्या है? सकर्मक है। क्या लिखा, क्या खाया। हंसना, हंसना क्या हो जाएगी तुम्हारी? अकर्मक है भैया। हंसना क्या है तुम्हारी? अकर्मक है। हंसना के साथ क्या के द्वारा प्रश्न आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर, ठीक है ना। हाँ भाई, आगे बात करते हैं। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? विशेषण क्या होता है? जिसके पीछे संज्ञा शब्द लग जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। हाँ, क्या और किसको से प्रश्न, बिल्कुल। विशाल कुमार,
ठीक है ना। हाँ भाई, अभी आरपीएफ की क्लास अभी नहीं है सर, है ना, होंगी तब आपको पता लग जाएगा सर, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बात करते हैं सर, क्या पूछा गया आपसे, मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा। विशेषण की सीधी सीधी पहचान है, विशेषण के पीछे संज्ञा लग जाती है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के पीछे कोई संज्ञा नहीं लगेगी, क्योंकि मनुष्य खुद ही जातिवाचक संज्ञा है। मानवता खुद ही भाववाचक संज्ञा है, तो इसके पीछे तुम्हें नहीं दिखाई देगी। देखो बहुत बच्चे इसमें बी आंसर करेंगे, है ना। मानवीकरण, तो मानवीय, मानवीय व्यवहार, देखो इसके पीछे मैंने लगा दी संज्ञा, लगा दी कि नहीं लगा दी, मानवीय व्यवहार। तो क्या है, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। कैसे कहते हैं कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, तो मानवीय व्यवहार ये बिल्कुल हो जाएगा, डी इसके अंतर्गत होगा। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, मानवीय, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा भैया, डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार आपको करना है सर, ठीक है ना। कल्पना, दर्शनीय, भयावह, सौंदर्य, उपर्युक्त में से संज्ञा शब्द कौन सा है। विशेषण की जब भी पहचान करनी हो तो ध्यान रखें, विशेषण के पीछे संज्ञा शब्द लग जाते हैं। हाँ भाई, बैच आपका 19 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा सर, ठीक है ना। और देखो आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है सर, ये मैं तुम्हें बता देता हूं सर, ठीक है ना। हाँ भाई, आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, उस पर हम बात कर लेंगे। तो निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए, कल्पना, दर्शनीय, भयावह, सौंदर्य, उपर्युक्त में से संज्ञा शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। सा, दा, बा, दा, आ, बा, आदा, मतलब इनमें से 4 दी गई, इनमें से 2 संज्ञा शब्द हैं, वो बताने। तो संज्ञा शब्द की सीधी पहचान है। कल्पना क्या है, कल्पना है बेटा भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। दर्शनीय स्थल, तो ये तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। स्थल की विशेषता है कि वो कैसे दर्शनीय स्थल है, ठीक है ना, कैसे दर्शनीय स्थल है, ठीक है ना। भयावह दृश्य, भयावह दृश्य, ठीक है ना। हाँ भाई, सौंदर्य, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। ए और डी, डी इसके अंतर्गत आंसर है, क्या है, ए और डी, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये दोनों इसके अंतर्गत क्या है, विशेषण है। आगे समझ में, संज्ञा पूछा था उसने, विशेषण और भाववाचक संज्ञा ही जो है ध्यान रखेंगे, वो ऐसे शब्द हैं जो तुमको ज्यादा निकटतम लगेंगे। ज्यादा निकटतम का मतलब है जो ज्यादा समीप लगेंगे, कि समान से लगेंगे तुम्हें। आगे बात करते हैं सर, कोई आया है, इसमें सर्वनाम कौन सा है। हाँ भाई, कोई आया है, इसमें सर्वनाम कौन सा है, ये बताना है। हाँ भाई, कोई आया है, इसमें सर्वनाम कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या मैं बात करूं इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कोई आया है इसके अंतर्गत कैसा सर्वनाम होगा, ठीक है ना। हाँ भाई, किस प्रकार का सर्वनाम होगा, ठीक है ना। कोई आया है, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम होगा। तो कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें नहीं पता है, स्थिति का नहीं पता है कि है कि नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आ कंठ्य ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ठीक है ना, ई मूल स्वर है और ई संयुक्त स्वर है, कौन सा नहीं है, ये बताइए, ठीक है ना। हाँ भाई बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत जो लिखा हुआ है वो आपको बताना है सर, ठीक है ना, गलत जो है वो आपको बताना है, ये बताइए सर, ठीक है ना, गलत जो है वो बताना है सर, बताइए जल्दी से। हाँ भाई बताइए सर। ठीक है ना, आ जाइए। तो क्या लिखा हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए उच्चारण स्थान पर बात कर लेते हैं, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, तो आ क्या है तुम्हारी कंठ्य ध्वनि है सर, कंठ्य, ठीक है ना। आ दीर्घ स्वर है, ये भी ठीक है। ई मूल स्वर है, ये भी ठीक है, ये गलत है। ई संयुक्त स्वर नहीं होता है, ई संयुक्त स्वर नहीं होता है। जब बेटा बड़ा आ दीर्घ स्वर है तो इसी प्रकार से बड़ी ई भी क्या है तुम्हारी दीर्घ स्वर ही है। ई मूल स्वर, देखो सुनो मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे स्वर है ना उनको कैसे बांटा गया है इस पर ध्यान देना। देखो तुम्हारे 11 स्वर हैं, एक तो ये बायर, एक मिनट रुकिए सर, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है ना, बात करते हैं, अब ध्यान देंगे यहां पर। तो 11 स्वर हैं आपके, अब ध्यान से समझ लेना इसको। आ है, ई है, ऊ है, री है, ये जो 4 तुम्हें दिख रहे हैं इसको तो बोलते हैं मूल या ह्रस्व दीर्घ स्वर, सॉरी ह्रस्व स्वर, दीर्घ नहीं,
और इसके बाद इनके बड़े रूप जो हैं आ, ई, बड़ी यू और री होती नहीं है। ये तीन कौन से स्वर हैं? ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं। और इसके अलावा कौन से बचे? ए, ओ, आई और औ। ये क्या कहलाते हैं? ये चार कहलाते हैं तुम्हारे संयुक्त स्वर, या इन्हीं को क्या बोला जाता है? संध्यय स्वर भी बोला जाता है। ठीक है ना, संध्यय स्वर बोला जाता है। ऐसे 11 स्वर होते हैं सर, इसको अब ध्यान रखना। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। तो ये 11 स्वर होते हैं। डी इसके अंतर्गत आंसर आपका हो गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द कौन से होते हैं? जो देश में जन्मे हुए होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत का हमें नहीं पता कहां से आए हैं, जो देश में ही जन्मे हुए होते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। आज है, दही है, पगड़ी है और बहू है। देशज शब्द कौन सा हो जाएगा बताओ? हाँ भाई, देशज शब्द कौन सा है? आज है, दही है, पगड़ी इसके अंतर्गत है या बहू इसके अंतर्गत है? देशज शब्द कौन सा होगा? आज होगा, दही होगा, पगड़ी होगा, बहू होगा। देशज जानते हो ना, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है, उसी में से लिया गया है। बताओ सर, स्पीड से आंसर करो। पुष्पांजलि कुमारी, नूपुर कुमारी। ठीक है ना, देशज शब्द कौन सा है? ठीक है ना। हाँ भाई बताओ जल्दी से। तो निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द क्या है? देखिए सर, अद्य, अद्य का क्या हो गया? आज। दद, दद का क्या हो गया? दही। और बधू, बधू का क्या हो गया? बहू। पगड़ी, पगड़ी जो है इसके अंतर्गत आपका कौन सा है? देशज शब्द है पगड़ी। पगड़ी क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। सी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। क्लियर सर है ना? हाँ भाई ठीक है ना। पलक खान, कमेंट में लिखना बेटा, अलग से बनाएंगे। तो वो देशज शब्द है, वो तत्सम से तद्भव बने हुए हैं। लघु स्वर कौन सा है? अब तो गलती नहीं होगी इसमें। लघु स्वर कौन सा है? अब तो गलती नहीं होगी। देखिए, और एक और मैं बात बता दूं सर, संयुक्त क्या है बेटा? इनको बोला जाता है संयुक्त स्वर। ये 4 स्वर होते हैं ना, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये ए, ओ, आई, औ। संयुक्त इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे ये देखो, आ और ई से मिलकर के बना हुआ है, ये आ और ऊ से मिलकर के बना हुआ है, ये आ और ए से मिलकर के बना हुआ है, ये आ और ओ से मिलकर के बना हुआ है। तो ये अलग अलग से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या नाम है? पुष्पांजलि कुमारी। ठीक है बेटा, अलग अलग स्वरों से मिलकर जुड़ करके बने हुए हैं। लघु स्वर कौन सा है? तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आ तो क्या हो गया तुम्हारा? दीर्घ स्वर हो गया, अभी बताया था। ए क्या हो गया? ए आपका संयुक्त स्वर हो गया, या संदेह स्वर कहते हैं जिसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाँ जी, अंडे का शहजादा। और देखो, आज तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया मौका है। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर देखिए प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो आज आपको मतलब बहुत कम प्राइस में आपको आपका D+SB वाला जो बैच है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ भाई, कितने बजे? जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद देख लेना, 6 बजे आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, है ना, वो अभी मैं थोड़ी सी देर में तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। अंडे का शहजादा किसे कहते हैं? ठीक है ना, अंडे का शहजादा। तो देखो, अंडे का शहजादा मतलब जो जैसे अभी अंडे में से निकला। कहते नहीं कि तुम क्या जानते हो, तुम तो अभी अंडे में से निकले हो। तुम क्या जानते हो, तुम तो अभी अंडे में से निकले हो। अंडे में से निकलना अंडे का शहजादे का मतलब होता है जो अनुभवहीन व्यक्ति है। किसे कहा जाता है सर? जो अनुभवहीन व्यक्ति है उसको कहा जाता है अंडे का शहजादा। आगे बात करते हैं, लाठीचार्ज शब्द किन भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है? ठीक है, लाठीचार्ज जो शब्द है वो किन भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है, ये आपको बताना है। लाठीचार्ज जो शब्द है वो किन भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है? ठीक है, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, हिंदी और हिंदी अंग्रेजी। लाठीचार्ज जो है वो किन भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है? नूपुर कुमारी, विशाल कुमार। ठीक है ना, लाठीचार्ज शब्द किन भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है? अरबी, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, हिंदी और हिंदी अंग्रेजी। किससे बना हुआ है? तो 2 भाषाओं से मिलकर के जो बने हुए होते हैं उन शब्दों को ही क्या बोला जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। तो ये लाठी का है, हिंदी से बना हुआ है। चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डी इसके अंतर्गत आंसर हो गया है। टोकरी में मीठे शब्द है, उपयुक्त वाक्य में मीठा शब्द में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण को 4 भागों में विभाजित करते हैं कि नहीं करते? तुमने कहा सर बिल्कुल करते हैं। तो वही आपको बताना है। टोकरी में मीठे संतरे हैं, उपयुक्त वाक्य में मीठा शब्द में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक विशेषण है।
टोकरी में मीठे संतरे हैं, ठीक है ना, मीठा शब्द में विशेषण कौन सा होगा? ठीक है ना, टोकरी में मीठे संतरे हैं, मीठा शब्द में विशेषण कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है? तो बिल्कुल भाई देखो सीधा पहचाने, संख्या तो लग नहीं रही, मात्रा लग नहीं रही, सर्वनाम में क्या होता है तुरंत पहले आ जाता है, तो एक गुणवाचक विशेषण हो गया तुम्हारा। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है यह वह तुम और आप, ठीक है ना, संज्ञा ये क्या है? ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रिया है। यह वह तुम और आप ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। हाँ भाई क्या होगा? ये क्या है? यह वह तुम आप। आपको इनकी व्याकरणिक कोटि पहचाननी, किस व्याकरणिक कोटि के? क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। यह वह तुम और आप क्या है सर? पलक खान, विशाल कुमार, ठीक है ना, रीत का दामाद। बताइए सर क्या होगा? ठीक है ना, तो क्या है? बिल्कुल यह वह ये तुम ये क्या है? ये बिल्कुल सर्वनाम शब्द है सर। अगला क्वेश्चन है हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, तो ये क्या है? किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? इसमें दो प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, वो दोनों प्रकार बताने हैं तुमको, ठीक है। नूपुर, विशाल कुमार, अंजलि शर्मा, पलक, ठीक है ना। बताओ हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, जातिवाचक। किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। हाँ जी, हिमालय से निकली गंगा का बहाव जो है वो बहुत तेज है। तो गौर से देखो सर कौन कौन सी का हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो हिमालय लिखा हुआ है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो निकली कोई संज्ञा है नहीं, गंगा, फिर व्यक्तिवाचक है, और बहाव क्या है भाई? गंगा नाम ही तो है। अरे गौर करो, गंगा भी तो नाम ही तो है, नदी का नाम है गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई, ठीक है ना। बहाव ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। बहुत तो विशेषण है, तेज है, ये सारे विशेषण और वो है, तो क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तो ए आंसर है। तुम इसमें सी कर रहे हो, बी कर रहे हो। व्यक्ति जाति कौन सी दिखी तुम्हें? बताओ जातिवाचक संज्ञा कौन सी दिखी तुम्हें? हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा कोई नजर आई? हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा कोई नजर आई क्या? हाँ आई क्या? नहीं आई। जातिवाचक तो नजर नहीं आई कोई? तुमने कहा सर नहीं आई। निम्नलिखित में से अशुद्ध आक्षरिक खंड है, अशुद्ध आक्षरिक खंड कौन सा होगा ये बताना है। अशुद्ध आक्षरिक खंड कौन सा है? का सा छा हो जाएगा, तारा त्रा हो जाएगा, गे या गे हो जाएगा, शा रा श्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? हाँ जी बताइए जल्दी से क्या होगा? अशुद्ध अक्षरिक खंड कौन सा है? का और सा मिलकर के छा, ठीक है ना। हाँ भाई ये कैमरा बंद हो रहा है बीच बीच में। हाँ भाई बिलिंग सा कर रहा है ऐसे। हाँ भाई अशुद्ध अक्षरिक खंड कौन सा है इसके अंतर्गत? मतलब ये आपको संयुक्त वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये संयुक्त वर्ण अलग अलग वर्णों से मिलकर के बनते हैं, तो अशुद्ध वाला बताना है, गलत कौन सा हो जाएगा सर, ठीक है ना। गलत कौन सा हो जाएगा? तो बात करते हैं, तो देखिए छह जो छत्री है वो का और सा से मिलकर के बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। त्रय जो है वो ता और रा से मिलता है, श्रेय सा और रा से, यही गलत है साहब। गे जो है ना वो किससे बनता है? वो जा और या से बनता है, ठीक है ना, जा और या से, इस प्रकार से इन दो से बनता है, तो ये गलत है भाई तुम्हारा। क्या हो जाएगा? ये इसके अंतर्गत गलत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची नहीं है? हाँ भाई कौन सा कसक का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है सर। हाँ भाई कौन सा कसक का पर्यायवाची नहीं है? पीड़ा, दर्द, दुख और विवाद। कहते नहीं है कि उसकी तो कसक निकल गई। हाँ भाई जय और ने लिखने में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है सर। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या पूछा गया आपसे? कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची नहीं है? तो कसक किसे कहते हैं? पीड़ा को कहा जाता है, बिल्कुल। दर्द के लिए आता है, दुख के लिए। एक शब्द जब अलग अलग अर्थों में उपयोग में लिया जाता है उसको बोलते हैं अनेकार्थक। जैसे खग, खग का मतलब पक्षी भी है, आकाश भी है, तारे भी हैं। खग का मतलब क्या होता है? आकाश में गमन करने वाला, तो जो जो आकाश में गमन करता है ये सब उसका अर्थ हो जाएगा। तो ऐसे ही विवाद
कसक का मतलब पीड़ा होता है, दर्द होता है, दुख होता है, कहते नहीं उसकी तो है कसक निकाल दी, दर्द निकाल दिया ऐसे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए सर। उज्जैनी, दुख, ब्रह्मा और प्रकटीकरण। बताओ भैया। पलक, अंजलि, विशाल कुमार। अशुद्ध शब्द छांटना है। उज्जैनी, दुख, ब्रह्मा और प्रकटीकरण। क्या होगा? ठीक है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए, बी, सी और डी। अशुद्ध शब्द कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है ना, कौन सा है? बिल्कुल, कई बार बात करी है। तो देखो, उज्जैनी ठीक है, दुख ठीक है, प्रकटीकरण ठीक है, ब्रह्मा, हा ऐसे और मां बाद में, ब्रह्मा। सी इसके अंतर्गत आपका सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे आ जाओ। ईसु किसका पर्यायवाची है? क्षिति, रत्नाकर, कलाधर और तीर। ब्रह्मा, आलाद, प्रहलाद, बताए ना सारे। इसमें हा पहले आता है, ला बाद में आता है सर, है ना। हा पहले आता है और ला बाद में आता है। शैजल तिवारी, ठीक है ना, पुष्पांजलि कुमारी, नूपुर। तो बताइए, ईसु शब्द दिया गया है और ईसु का किसका पर्यायवाची है? क्षिति का है, रत्नाकर का है, कलाधर का है, तीर का है। बताइए। ये खत्म ही होने वाली है वैसे, छोड़ दो, कोई बात नहीं, खत्म ही होने वाली, मत करो आधे घंटे की। 5 मिनट में खत्म ही कर। हाँ भाई, ईसु किसका पर्यायवाची है? क्षिति है, रत्नाकर है, कलाधर इसके अंतर्गत है और तीर का है। तो ईशु किसका है सर? तो देखो, क्षिति किसको कहा जाता है? क्षिति कहते हैं पृथ्वी को। रत्नाकर, रत्नाकर का है समुद्र का पर्यायवाची है, जो रत्ना का क्या है? आकर कहते हैं खजाने को। कलाओं को धारण करने वाला चंद्रमा का पर्यायवाची है भैया। और तीर, ईसु किसका पर्यायवाची है? तीर का है, ध्यान रखना। किसका है? तीर का पर्यायवाची, ध्यान रखेंगे, तीर का, है ना। प्रियल राठौड़, बिल्कुल। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है, कि जो वस्तु आई है उसका नाश तो होगा साहब। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रियल, शाबाश विशाल। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है, विनाशवादी है, अनित्यवादी है, क्षणवादी है, शाश्वतवादी है। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है, क्या होगा? विनाशवादी होगा, अनित्यवादी होगा, क्षणवादी होगा, या इसको शाश्वतवादी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ठीक है ना, बिल्कुल। तो क्या कहा जाता है इसको? वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है, अनित्यवादी है, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे कि सर देखो शाश्वतवादी भी होगा, वैसे तो क्षणवादी तो बिल्कुल ना कहोगे, ठीक है ना। क्षणवादी तो इसको बिल्कुल मत कहना। क्षणवादी का मतलब तो जो थोड़े समय के लिए है, क्षणवादी का मतलब तो क्या हो गया? जो थोड़े समय के लिए। शाश्वतवादी हो सकता है, हर सिद्धांत को नाशवान मानता है। तो अनित्यवादी, नित्य का मतलब होता है हमेशा के लिए, और अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहेगा। अनित्य का मतलब है जो हमेशा नहीं रहेगा, तो इसको क्या बोला जाता है? अनित्यवादी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है, क्या बोला जाता है? अनित्यवादी, उसको बोला जाता है अनित्यवादी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 20 के अंतर्गत आंसर है, ध्यान रखेंगे। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत है, वो बताना है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत है, वो बताना है सर। क्या होगा? हाँ भाई बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो क्या पूछा गया है? विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत है, तो वो कौन सा है? तो देखो, आयात का मतलब खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का सामिष नहीं होगा सर। पहली बात, आमिष और सामिष तो पर्यायवाची होंगे भाई। क्यों होंगे गुरुजी? तो देखो, आमिष का मतलब होता है मांस, आमिष का मतलब होता है मांस, तो एक शब्द बनेगा निर्धन आमिष, ठीक है ना। निर्धन आमिष, निर्धन आमिष का मतलब होता है मांस रहित। निर्धन आमिष क्या हो जाएगा? मांस रहित होगा, ठीक है ना। तो निरामिष बनेगा विलोम, ध्यान रखेंगे। आमिष और सामिष का मतलब, तो आमिष का मतलब मांस है, सामिष का मतलब है मांस के सहित, निरामिष हो जाएगा इसका विलोम। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। बेलाग का पर्यायवाची कौन सा है? अपकर्ष, अनासक्त, आसक्त और उधम। तो बेलाग का मतलब कहते हैं किसी से कोई अनुरक्ति नहीं, किसी से मोह नहीं, ठीक है ना, किसी से अनुरक्ति नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, उसको बोला जाता है। तो बेलाग का पर्यायवाची पूछा है, ध्यान देना भैया। बेलाग का पर्यायवाची पूछा है। बिना लाग का मतलब होता है किसी से लगन, किसी से प्रेम, किसी से मोह,
हाँ गलत पूछा था बिल्कुल, है ना। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनासक्त, क्योंकि आसक्त का मतलब तो होता है किसी के प्रति 18 क्या है, क्या बोल रहे हो साहब, रुको, क्या बोल रहे हो? विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्धि तो बताया है मैंने, अशुद्ध ही बताया है। आमिष और सामिष पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, तभी तो गलत है। इसका विलोम होगा निरामिष, इसका विलोम होगा निरामिष, समझ रहे हो? हाँ भाई, बेलाग का पर्यायवाची अनासक्त। बेलाग का मतलब है किसी से बिना लगन के, बिना मोह के, किसी से बिना प्रेम के। और आसक्त का मतलब होता है किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति लगन, ठीक है। तो बेलाग का विलोम हो जाता आसक्त, पर्यायवाची अनासक्त। आ गई बात समझ में? किसी को नहीं आया तो बता देना भाई। ये तुम्हारा होमवर्क है, सूत ना कपास जुलाई में लट्ठम लट्ठ, कमेंट में रख देंगे। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है। विद्वता कुसुमित है और आर्थिक है और आधिपत्य है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग किए गए, ये बताना है सर, ठीक है ना। किसके अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की दोनों प्रयोग किए गए हैं, ये आपको बताना है। बताइए, विद्वता में है, ठीक है ना, कुसुमित में है, आर्थिक में है और आधिपत्य में है। हाँ भाई बताइए जल्दी से, उपसर्ग और प्रत्यय किसमें दोनों के दोनों अंतर है? नुपुर कुमारी नमस्कार जी। तो देखिए बेटा, कुसुम शब्द है, ठीक है ना। देखिए एक बात जीवन में ध्यान रखेंगे कि ये शब्द है, इस शब्द के आगे जुड़ते हैं तुम्हारे उपसर्ग, ठीक है ना। ये शब्द है, इस शब्द के पीछे जुड़ते हैं तुम्हारे प्रत्यय, ये ध्यान रखेंगे। उपसर्ग जुड़ते हैं और इस शब्द के पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय, ठीक है ना। तो अब जब तुम्हें उपसर्ग ढूंढना है ना, तो पीछे की तरफ सार्थक शब्द चाहिए, प्रत्यय तुम्हें ढूंढना है तो आगे की तरफ सार्थक शब्द चाहिए। तो विद्वता में विद्वान शब्द है, तो उपसर्ग तो कोई लगा ही नहीं हुआ है इसमें। कुसुमित में बेटा कुसुम शब्द है, कुसुम का मतलब होता है फूल। अगर तुम इसमें कु उपसर्ग निकालना चाहते हो ना, तो फिर सुम कोई शब्द नहीं बचता है। इसमें कुसुम है और इत प्रत्यय लगा हुआ है, इत, हाँ भाई ठीक है ना, इत प्रत्यय लगा हुआ है। आर्थिक में आर्थिक में अगर मैं बात करूं तो अर्थ शब्द में क्या लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है, एक। आधिपत्य में आ जाइए, अधि उपसर्ग है, ठीक है ना, पति शब्द है और या प्रत्यय लगा हुआ है, या प्रत्यय आपका लगा हुआ है, अधिपति या, अधिपति या, ठीक है ना। क्या बनेगा? अधिपति और या, ठीक है ना। पति शब्द है, इसमें अधि उपसर्ग है और या प्रत्यय। और देखो या प्रत्यय की वजह से आ की मात्रा भी बड़ी हो गई है, ठीक है ना भाई। रीठ, पीयू शर्मा, ओम प्रकाश चालिया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सकट और सकट शब्द दिए गए, सकट और सकट शब्द दिए गए, शब्द उनके सही अर्थभेद का चयन करिए। असत्यवादी नजर है, बैलगाड़ी मचान है, सदाचार पद्धति सत्यवादी है, बर्फ और सोना है, ठीक है ना। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है ना, क्या इसके अंतर्गत होने वाला है? सकट और सकट का अर्थ क्या होगा? हाँ भाई, सकट और सकट का अर्थ क्या होगा ये बताना है। हाँ भाई बताइए जल्दी से। हाँ भाई बात करेंगे तो सकट और सकट, तो सकट किसे कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, और सकट कहा जाता है मचान को। बी आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, ठीक है ना। मयंक द्विवेदी, जय हिंद सर, जय हिंद। नूपुर कुमारी, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। पौराणिक है, पुराणिक है, पौराणिक है और पौराणिक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? पौराणिक शब्द बन जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पौराणिक है, पुराणिक है, पौराणिक है और पौराणिक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, क्या हो जाएगा सर? ठीक है ना, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पौराणिक है, पुराणिक है, पौराणिक है और या पौराणिक शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा सर? ठीक है ना, ए इसके अंतर्गत आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। पुराण शब्द है, पुराण शब्द में जब तुमने क्या जोड़ दिया? एक प्रत्यय जोड़ दिया है। एक प्रत्यय जुड़ने की वजह से इसकी मात्रा बड़ी हो जाएगी, शब्द बनेगा पौराणिक। क्या बन जाएगा? पौराणिक शब्द आपका बन जाएगा। ए इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से हैं सर? ठीक है ना, रूढ़ शब्द कौन से होंगे? जो एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, ठीक है ना, एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूध वाला है, घुड़सवार है, नाक है और लंबोदर है।
ठीक है ना। रूढ़ शब्द कौन से हैं? दूध वाला है, घुड़सवार है, नाक है और लंबोदर है। ठीक है ना। रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? दूध वाला हो जाएगा, घुड़सवार इसके अंतर्गत होगा, नाक होगा और लंबोदर होगा। तो वे शब्द जो किसी और अर्थ में उपयोग में नहीं लिए जाते हैं उनसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? दूध वाला। ठीक है ना। दूध वाला क्या हो गया? दूध वाला दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। घुड़सवार दो शब्दों से मिलकर के, लंबोदर दो शब्दों से, नाक एक ही अर्थ में रूढ़ है। नाक का मतलब एक ही अर्थ लेते हो, और कोई अन्य अर्थ तो नहीं लेते हो? नहीं लेते हैं साहब। तो सी इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पूर्णतः स्वच्छ करना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है ना। उत्कृष्ट है, सुधार है, स्वेच्छाचार है और परिष्कार है। ठीक है ना। पूर्णतः स्वच्छ करना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट है, सुधार है, स्वेच्छाचार है और परिष्कार है। मयंक द्विवेदी, पीयूष शर्मा। ठीक है ना। पूर्णतः स्वच्छ करना, इसका अर्थ क्या लिया जाएगा? उत्कृष्ट से लिया जाएगा, सुधार से लिया जाएगा, स्वेच्छाचार से लिया जाएगा या परिष्कार से लिया जाएगा। ठीक है ना। पूर्णतः स्वच्छ करना क्या कहलाता है? ठीक है ना। हर बार आप यही आंसर इसके अंतर्गत करते हैं। पूर्णतः स्वच्छ करना क्या कहलाया जाएगा? तो ध्यान दीजिए। तो बेटा देखो, ये स्वेच्छाचार जो बच्चे इसके अंतर्गत आंसर कर रहे हैं, इसको गौर से देखिए किससे मिल करके बना हुआ है। स्वे धन इच्छा धन आचार, स्वे धन इच्छा धन आचार। ठीक है ना। तो आ और ई मिलकर के क्या हो गए? ए हो गए हैं। तो शब्द बनेगा स्वेच्छाचार। स्वेच्छाचार शब्द बनेगा। क्या बनेगा? स्वेच्छाचार बनेगा सर। स्वे धन इच्छा धन आचार, स्वेच्छाचार शब्द आपका बन जाएगा। सी इसके अंतर्गत आपका आंसर होगा। क्या? सी इसके अंतर्गत होगा। पूर्णतः तो ये सॉरी आंसर सी नहीं है, एक मिनट सॉरी। ठीक है ना। तो स्वेच्छाचार है। ठीक है ना। इसका मतलब तो होगा अपने हिसाब से आचरण। परिष्कार का मतलब होता है पूर्णतः स्वच्छ करना। ठीक है ना। पूर्णतः स्वच्छ करना क्या कहलाता है? परिष्कार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। संजोग, महीना, पड़ोसी, कुटुंब क्या होगा? क्या आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है? संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है? ठीक है ना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? संजोग है, महीना है, पड़ोसी है और कुटुंब है। ठीक है ना। तत्सम शब्द कौन सा होगा? संजोग होगा, महीना होगा, पड़ोसी होगा और कुटुंब होगा। मयंक, ओम प्रकाश चालिया। ठीक है ना। बताइए जल्दी से, तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? संजोग हो जाएगा, महीना हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा, कुटुंब हो जाएगा। तो तत्सम कौन सा है? कुटुंब है। कुटुंब का अर्थ लिया जाता है किसके लिए? कुनबा। ठीक है ना। कुटुंब का अर्थ लिया जाता है कुनबा। आगे आ जाओ भैया। अनामिका के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। कोई बच्चा कह रहे हैं सर रचनाकार के प्रश्न शामिल करिए, तो बिल्कुल शामिल है सर। ठीक है ना। रचना एंड रचनाकार। ठीक है ना। बताइए जल्दी से क्या पूछा गया? अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना। लंबोवारो ऑप्शन। ठीक है। हाँ भाई, शिवानी साहू बी आंसर कर रहे हो, सी आंसर कर रहे हो, तो लंबोवारो ना है साहब, सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, डी इसके अंतर्गत आपका आंसर होगा। ठीक ना। हाँ जी। औदार्य दाता, इसके लिए एक वाक्य आपको बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से लिया गया है, जो दान करना चाहता हो। ठीक है ना। जो उदारता दिखाता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो उदारता ना दिखाता हो। ठीक है ना। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो दान करता रहता है, जो उदारता दिखाता है, जो सब कुछ उदारता से दिखाना चाहता हो। ठीक है ना। देना चाहता हो, जो उदारता ना दिखाता हो। ठीक है। बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा? औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? ए, बी, सी और डी। ठीक है ना। शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, जो दान करता रहता हो, जो उदारता दिखाना चाहता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो उदारता ना दिखाता हो। ठीक है ना। तो औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है, कौन सा होगा भैया? बताओ। ठीक है ना। कौन सा होगा इसके अंतर्गत? तो कौन सा होगा? तो औदार्य दाता का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्य दाता कहलाता है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायरता है, ईर्ष्या है, अहंकार है और औचित्य है।
सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कायरता है, ईर्ष्या है, अहंकार है और औचित्य है। ठीक है ना। हाँ भाई, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायरता, ईर्ष्या है, अहंकार है और औचित्य है। ठीक है ना। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी लग रही है? ठीक है ना, सर्वनाम दिया गया है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी लग रही है? कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। तो देखिए कायर से बना हुआ है कायरता, तो कायर तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। ईर्ष्या, ठीक है ना, ईर्ष्यालु विशेषण से बना हुआ है। औचित्य, उचित विशेषण से बना हुआ है। अहंकार, अहम किससे है? सर्वनाम से बनी हुई है। अहम क्या है? सर्वनाम है। किसी को नहीं आया हो समझ में तो पूछ लेना। अब देखो कई बच्चे इसमें ए कर रहे हैं, कई बच्चे इसमें औचित्य वाला कर रहे हैं, तो बेटा मूल शब्द निकाला करो। मूल शब्द किससे बना हुआ होगा? तो ये बना हुआ है औचित्य, उचित से। किससे बना हुआ है भैया? उचित से बना हुआ है। तो औचित्य, उचित में यह प्रत्यय लगा करके औचित्य, तो उचित क्या होता होगा? उचित व्यक्ति। अरे इस पुस्तक के उचित दाम लगा लो, इस पुस्तक के उचित दाम लगा लो, तो ये विशेषण है। ठीक है ना। ऐसे ही कायरता कह रहे हैं, तो कायर व्यक्ति, तो ये भी विशेषण है बेटा, है ना। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा कथन या तथ्य सही नहीं है? ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द में सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। क्या होगा सर? हाँ भाई बताइए जल्दी से क्या होगा? ठीक है ना। क्या पूछा गया आपसे? विस्मयादि बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। क्या होगा सर? क्या होगा भैया बताओ? आर चंद्रा, मयंक द्विवेदी। ठीक है ना। तो क्या होगा? ये पूछा गया है कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है? विस्मयादि बोधक वाक्यों के बारे में कौन, या अव्ययों के बारे में कौन सा कथन या तथ्य सही नहीं है, ये पूछा गया तुमसे। तो ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर, क्या दिक्कत आ रही है? ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विस्मयादि बोधक की परिभाषा ही यही है कि ये वक्ता के हर्ष, शोक, ठीक है ना, घृणा सभी भावों को व्यक्त करते हैं। इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जाता है। ठीक है ना। वाह क्या दृश्य है, ये लग रहा क्या दृश्य है। ठीक है ना, ये लग रहा वाह क्या दृश्य है। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। सीधा गलत दिखाई तो दे रहा है। एक से कैसे कर सकते हो? छी छी गंदे के लिए है, वाह अच्छे के लिए है, ओहो विस्मय प्रकट हो रहा है। एक से कैसे कर दोगे? ये एक से कैसे कर दोगे? सी। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये रहे वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। क्या दृश्य है? ये वाक्य तुम्हारा सी। एक ही विस्मय बोधक, खुद सोचो, एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को कैसे सूचित कर दोगे? हाँ भाई एक ही से। ठीक है ना। क्या हो गया? सी आंसर हो गया। क्या है भैया? सी है। आगे आ जाओ। भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? आ गई बात समझ में? ठीक है ना। हाँ भाई अरे वो चिन्ह नहीं पूछ रहा है, पढ़ते नहीं हो ध्यान से। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द कह रहा है वो, रीट का दामाद। हाँ भाई भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है ना। भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? विभ्रांत, निर्भ्रांत, संभ्रांत और उद्भ्रांत। भ्रांत का विलोम शब्द, भ्रांत मतलब भ्रांति से युक्त, इसका विलोम शब्द क्या होगा? निर्भ्रांत होगा। बी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास कौन सा होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और बहुब्री। रिया, नूपुर कुमारी। हाँ चिन्ह समझ लियो शब्द की जगह। ठीक है ना। हाँ भाई जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है या बहुब्री वहां पर होता है। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है ये बताना है।
ठीक है ना। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होगा, तो वहां पर कौन सा होता है, दोनों पद जहां पर अप्रधान होते हैं वहां पर होता है कौन सा, दे रहे हो आंसर तुम बेटा, तुम मुझे लगे मुर्गाई बन के जाओगे यहाँ पे, है तुम मुर्गाई बन के जाते लगे यहाँ पे, द्वंद आंसर कर रहे हैं। अरे द्वंद में तो दोनों प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, बहुब्री में अप्रधान होते हैं, तीसरे की प्रधानता होती है, बहुब्री में तो तीसरे की प्रधानता होती है, दोनों ही अप्रधान होते हैं, तीसरे की प्रधानता होती है, डी डी। हाँ जी आई बात समझ में, टी, ठीक है ना, ना द्विगु ना तत्पुरुष, डी आंसर होगा। अरे द्वंद में तो दोनों ही प्रधान होते हैं, द्विगु में और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, इतना देखो जल्दी लिख लेना। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान है, ठीक है ना, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, इसमें दूसरा पद प्रधान है, ठीक है ना, और द्वंद में दोनों पद प्रधान है, और बहुब्री में अन्य पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है, बहुब्री में अन्य प्रधान समझा दियो, समझ लियो, हाँ समझ गए ना, हाँ क्या हो जाएगा डी। ऐसे क्यों समझ रहे हो, तुम मुर्गा बनोगे कि नहीं, हाँ भाई ठीक है। प्रधान नहीं देखा, ओम प्रकाश चालिया, रीट का दामाद अनुज, ठीक है ना, हाँ भाई बिल्कुल। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है ये बताना है, ठीक है ना, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद इसके अंतर्गत है और बहुब्री इसके अंतर्गत है। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद है और बहुब्री है सर इसके अंतर्गत। चंद्रमौली शब्द और चंद्रमौली में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद इसके अंतर्गत होगा या बहुब्री इसके अंतर्गत होगा चंद्रमौली में, ठीक है ना। हाँ भाई तो क्या है, बिल्कुल इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, चंद्र है मौली पर जिसके, ठीक है ना, मौली पर जिसके, बहुब्री समास है सर। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा होगा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा है, निषेध, अन्वीक्षण, जगदीश, प्रतिष्ठा, कौन सा होगा सर, ठीक है ना, गलत संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा होगा, निषेध में होगा, अन्वीक्षण में होगा, ठीक है ना, जगदीश में होगा, प्रतिष्ठा में होगा सर, बताइए जल्दी से किस में होगा, ठीक है ना, गलत संधि विच्छेद किस में लग रहा है ये बताना है, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद किस में, तो देखो सर किस में, प्रतिधनिष्ठा, मूर्धन्य व्यंजन संधि है भैया, कौन सी है, मूर्धन्य व्यंजन संधि है, ठीक है ना, ठीक है। मूर्धन्य है, दंते से को मूर्धन्य से, था को ठा, ये गलत है, सॉरी ये सही लिखा हुआ है, मूर्धन्य व्यंजन संधि है, ये गलत नहीं दिख रहा है तुम्हें, हलंत नहीं दिख रहा है इसमें, हाँ रिया, बिल्कुल रिया निकल के आइए कहां से, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर लिखा रही है, जगत धनीश है, हलंत कहां है इसका, अगर इसमें हलंत नहीं लगाओगे तो और ई तो मिलकर ए हो जाएंगे, सी अनुधनीक्षण, ऊ को वाह होगा, गुण, निषेध पे आ जाओ, निषेध पे आ जाओ, निधन शेध, निषेध पे आ जाओ, इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से होगा, और इसको बस मूर्धन्य व्यंजन संधि है, निधन सेध मूर्धन्य व्यंजन संधि में पढ़ाया था, ई और ऊ के पश्चात लिखवाया था, याद करो, ई और ऊ के पश्चात क्या दिखेगा, सा दिखेगा और ता दिखेगा, तो सा को ठा होता है, ता को था होता है, ये दिख नहीं रहा है तुम्हें, इस सा को सा हुआ है, इसको था हुआ है ई की वजह से, ऐसे ई की वजह से इसको यहां पे हो जाएगा, हाँ भाई ऐसे यहां पे हो जाएगा, सेम यही वाला नियम लग रहा है यहां पे, सेम यही वाला नियम लग रहा है यहां पर, आई बात समझ में, हाँ जी आई बात समझ में, सेम यही वाला नियम लग रहा है, ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में, आगे आ जाओ। हाँ भाई यायावर का विलोम बता दो क्या हो जाएगा, यायावर का विलोम क्या होगा, स्थिर होगा, रात्रि होगा, दिवा होगा, चंचल होगा, ठीक है ना, यायावर दिया गया है,
रीट का दामाद है ना, कल मैं घर जा रहा हूं, तू डीग मिल बेटा। 3 क्वेश्चन गलत हैं, तेरी भटकी मार रह रही है। ठीक है ना। यायावर का विलोम क्या होगा? स्थिर, रात्रि, दिवा और चंचल। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा, यायावर का विलोम क्या होगा? ठीक है ना, तो यायावर का विलोम पूछा है। यायावर का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। यायावर का मतलब होता है घूमने फिरने वाला, जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहता है। तो इसका विलोम मतलब उल्टा, स्थिर। ए आंसर है, स्थिर, ए आंसर। हाँ, स्थिर, ए आंसर। आगे आ जाओ। नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? इस पे ध्यान दे लेना, फिर कहो कि सर हमने ये देख लिया, नहीं ये देख लिया। हाँ भाई, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? हाँ भाई, नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है ना, नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है ना, नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, ये बताना है सर आपको। ठीक है ना, नित्य एक वचन में जो प्रयुक्त नहीं होगा। ठीक है ना, आर चंद्रा धन्यवाद सर। आकाश एक वचन है, पानी पिया, जनता आई। तुम देखो ऐसे कंफ्यूज मत होना साहब। ठीक है ना, जनता आई ऐसे कंफ्यूज मत होना सर। ठीक है ना, कि मतलब जनता में तो बहुत लोग होंगे, नहीं, तुम वाक्य प्रयोग के आधार पर बात करना। ठीक है ना, हस्ताक्षर किए, तुम वाक्य प्रयोग के आधार पर निर्भर रहना, हस्ताक्षर किए। आगे आ जाओ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो उक्ति है, जो ये जो पंक्ति लिखी हुई है, ये कथन जो है, ये किसका है? तुलसीदास का है, रैदास का है? ठीक है ना, हाँ भाई, दादू दयाल का है और कबीर का है सर। ठीक है ना, ये किसका है सर? ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है सर? तुलसीदास, रैदास, दादू दयाल और कबीर, किसकी है सर? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है ना, बताओ जल्दी से किसकी होगी सर? ठीक है ना, किसकी है ये? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रैदास की उक्ति है साहब ये, है ना। आगे आ जाओ। किस विकल्प में गार प्रयुक्त शब्द नहीं है? गार प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है। ठीक है ना, ये बताओ, गार प्रत्यय किसके अंतर्गत नहीं लगा हुआ है? रैदास की है बेटा, रैदास की, तुलसीदास की नहीं है, रैदास की है। हाँ भाई, बताइए जल्दी से। ठीक है ना, गार प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? कारागार, मददगार, यादगार, गुनाहगार, कौन सा नहीं है? वही है, प्रत्यय जब तुमसे पूछा जाए पीछे की तरफ सार्थक शब्द ढूंढोगे। प्रत्यय जब तुमसे पूछा जाएगा पीछे की तरफ सार्थक शब्द ढूंढोगे, इतनी सी बात है, बस वही कर लो। तो गुनहे शब्द में गार प्रत्यय, याद में गार प्रत्यय, मदद में गार। ठीक है ना, कारा में भी गार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर कारा में गार प्रत्यय नहीं लगा है। असलियत में कारा शब्द में आगार शब्द ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो गया है। क्या हो गया है? बड़ा आ हो गया है। आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो गया है। ठीक है ना, ये दीर्घ संधि है, ए इसके अंतर्गत आंसर है, कारागार में। ठीक है ना, कारा धन आगार है, कारागार इसके अंतर्गत आपका हो जाता है, ए आंसर हो जाएगा सर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ए इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भैया। ठीक है ना, शुद्ध वाक्य छांटिए। 4 घंटा, राम ने 4 बात सुनाई, 1.5 घंटा, भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक है ना, भारत में अनेकों जातियां हैं। शुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा होगा? बताइए जल्दी से। ठीक है ना, शुद्ध वाक्य छांटना इसके अंतर्गत क्या होगा? 4 घंटा, राम ने 4 बात सुनाई, 1.5 घंटा, और भारत में अनेकों जातियां हैं, क्या होगा सर? ठीक है ना, क्या होगा? शुद्ध वाक्य इसके अंतर्गत आपको छांटना है, कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, शुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा होगा? तो देखो, एक बात ध्यान रखेंगे, विशेषण और विशेष से जो होते हैं वो एक ही उसमें होते हैं। अगर एक वचन में तो एक वचन में, बहुवचन में तो बहुवचन में। तो 4 घंटा, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य छांटना है, तो 4 बहुवचन में तो घंटा ना करके घंटे आना चाहिए था। 4 बहुवचन में तो 4 बातें आना चाहिए था। अनेकों जाति, ध्यान रखना, ये कई बार बात हुई है, अनेकों बहुवचन शब्द नहीं है, अशुद्ध रूप है। एक का अनेक खुद ही बहुवचन बनता है। अनेक जातियां हैं, 1.5 घंटा,
ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1.5 घंटा जो यहां पर लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपका कैसे लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है 1.5 घंटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे 1.5 घंटा बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है, सी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये है तुम्हारा होमवर्क, कमेंट में रख देना, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, सारी की सारी चीजें कमेंट में रख देना सर।